बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ स्टार में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तक देखे थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ तक जाएंगे। हो सकता है ग्राफ खत्म भी कर दें या थोड़ा बहुत बच जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप तैयार करते होंगे, क्योंकि अगर पिछला तैयार नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, अगला कम समझ में आएगा भी। अगर पिछला नहीं तैयार किए हो तो अगला जो है कम समझ में आएगा, और पिछला आप तैयार किए हो और प्रिपेयर है आपका तो अगला आपको अधिक समझ में आएगा। तो चलिए और हेडिंग करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो जिस तरह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीकों से देखे थे, कितने तरीकों से? दो मेथड से। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए। और जो दूसरा तरीका होगा वो आपको ज्यादा सही रहेगा, मतलब वो कम्प्लीटली एकदम सही है। और फर्स्ट तरीका जो है वो तो काम चलाऊ के लिए है। ठीक, चलिए तो पहले चलते हैं मेथड 1 पे। तो हेडिंग कर लीजिए मेथड 1। मेथड 1 पे क्या है सुनिए। पहले आपको बता दें कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा यस इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम होता है। ठीक, और इनमें से आपको मार्क्स कितनी चीज दिए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो अगर 4 चीजें दिया गया है, अगर 3 चीज आपको मालूम हो तो इसमें से एक चीज आप निकाल सकते हो, एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आइए हम मान लेते हैं कि ये एक सड़क है और इसमें कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है। साइकिल इसलिए बनाते हैं क्योंकि साइकिल अकेले में बना ही पाता हूँ और मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। देखिए साइकिल कितनी बड़ी हो गई है। चलिए, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है ये, और हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है। हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो शुरुआत है। यहाँ से जब यहाँ पे आपको अगर आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना हो और साइकिल वाला ऐसे ही जा रहा हो तो कोई कहे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, मतलब S1 इक्वल 0। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? S2 इज इक्वल S हम मान लेते हैं। ठीक, इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 और फाइनल पे S। यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे हम टाइम मान लेते हैं कि यहाँ से, तो ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर आपको यहाँ तक ज्ञात करना है तो टाइम यहाँ पे जो है वो 0 होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि टाइम इसके पीछे ले जाएगा ना, तो शुरू में टाइम कितना होगा? 0। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आते रहे टाइम कितना हो गया? स्मॉल t। जो साइकिल है इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। और कैसा है? वो है क्या? उसका मान क्या है? उसका मान वही जो आप लोग जानते हैं, क्या? ए। क्या है? ए, स्मॉल ए। ठीक, तो इसमें लिखना क्या है सुनिए। माना एक गतिमान वस्तु बिंदु ए से बी तक जा रही है। बिंदु ए पर माना वस्तु का विस्थापन 0 है तथा बिंदु ए से बी तक पहुंचने में विस्थापन s हो जाता है। बिंदु ए पर टाइम 0 है तथा बिंदु बी पर टाइम t हो जाता है तथा वस्तु एक समांतरण ए से जा रही
है। इतना आपको लिखना है, आप बना के और अच्छे से भी लिख सकते हैं। जो भी बताया आपको इसी को आपको लिखना है। ठीक, चलिए तो आप सुनिए, एक चीज और बाकी है। यहाँ पे वेलोसिटी हम कितना मानेंगे, u। इनिशियल वेलोसिटी कितना मानेंगे, u। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल u, मतलब इस पॉइंट पे A पे हम वेलोसिटी कितना मान लिए, u। ठीक, और B पॉइंट पे वेलोसिटी कितना मान लिए, v। ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल कितना मान लिए, v। समझ आ रहा होगा। अब पिछले वीडियो में बताए भी थे आपको कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हम क्या मानेंगे, u। अब फाइनल क्या मानेंगे, v। ठीक है, चलिए तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें हम लोग, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बार v इक्वल u, दोनों जोड़ दीजिए, u प्लस v, कैपिटल v ही करिए, सिंपल पे विशेष ध्यान मत करिए, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, कंसेप्ट पे। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v1 माना है और फाइनल माना है v2। तो सिंबल पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए उस पर भी, लेकिन कंसेप्ट पे आप ज्यादा फोकस करिए। तो बार v इक्वल u प्लस v बाई 2 हो गया। ठीक, अब हम एक फार्मूला जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे s, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना माने, s। ठीक, तो s इक्वल वेलोसिटी कितना है, बार v, तो बार v हो गया इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t हो गया t। या आप ऐसा भी कह सकते हैं t2 माइनस t1, तो t1 मान 0 हो जाएगा, t2 मान t, वही बात। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए f2 माइनस s1, तो s में से 0 जाएगा तो ऐसी बचेगा, चाहे जो करिए। तो s इक्वल बार वैल्यू u प्लस v बाई 2 इंटू क्या होगा, t। s इक्वल u प्लस, अब v इक्वल आप क्या जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आप अपन क्या है, v इक्वल u प्लस at। तो v प्लस में क्या लिख देंगे, u प्लस at, अपान में क्या हो गया 2 इंटू t। s इक्वल u कितना हो जाएगा, 2u। ठीक, जब कोई वैलेंटाइन डे पर बोलता है कुछ तो आप क्या बोलते हो, 2u। ठीक, चलिए तो 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 इंटू क्या हो जाएगा, t अपान 2। यस इक्वल हो जाएगा 2ut अपान 2, अलग अलग कर रहे हैं, रखिएगा, प्लस 80 स्क्वायर अपान 2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, और यस इक्वल क्या आ गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही आपका मोशन का कौन सा समीकरण है, दूसरा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो a है ये कांस्टेंट है, मतलब जो वस्तु का त्वरण है वह एक समान है, परिवर्तित त्वरण नहीं है, परिवर्तित त्वरण नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, वो फर्स्ट मेथड जो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए सब कुछ मिटा दिए क्या, चलिए आपको मालूम तो होगा, लिखे तो होंगे, लिखे हो ना सब कुछ, जो भी यहाँ लिखा हुआ था लिखे हो ना सब लोग, हाँ लिखे है ना। अरे ना लिखे हो तो क्या करना है, टेक्नोलॉजी जमाना है, वीडियो के पीछे करो फिर लिखो, क्या करना है। चलिए अब सुनिए, मेथड 2 में बात करते हैं हम लोग। मेथड 2 में हम यहाँ शुरुआत करेंगे, देखिए हम लिखेंगे वी नो दैट। यहाँ कहाँ शुरुआत करना है इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या, v इक्वल ds अपान dt
ds अपॉन dt। आप कहोगे सर ये वेलोसिटी है क्या? हम कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे? हाँ। डिस्प्लेसमेंट है क्या? हम कहेंगे हाँ। तो सर आप तो वेक्टर नहीं लगाए। लगा दिए, चलिए ठीक है, लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, लेकिन हम मार्ड लगा देते हैं। तो क्या लगा दिए? मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे। क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। अब सुनिए, मार्ड लगाए और बाहर निकालोगे तो वेक्टर तो हट ही जाएगा। इसको हम आपको वेक्टर चैप्टर में अच्छे से बताएंगे। चलिए, तो अब आप जब मार्ड से बाहर निकालेंगे वेक्टर को, तो जो वेक्टर का सिंबल है ये हट जाएगा। तो v इक्वल क्या हो गया? ds अपॉन dt। मतलब आप वेक्टर v इक्वल d वेक्टर ds अपॉन dt को v इक्वल ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, ठीक। और आपको ऐसा भी लग रहा हो कि चाल का फार्मूला है, क्योंकि चाल का भी यही होता था, v इक्वल ds अपॉन dt, और v का क्या होता है? वेक्टर v इक्वल d वेक्टर s अपॉन dt। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करना है? v इक्वल ds अपॉन dt। चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर जो वेलोसिटी का मेन फार्मूला है वो क्या है? वेक्टर v इक्वल d वेक्टर ds वेक्टर v इक्वल d वेक्टर ds वेक्टर s अपॉन dt, ये फार्मूला है, ठीक। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, मिटा दे रहा है। अब सुनिए, यहाँ लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dt इक्वल क्या हो जाएगा? ds। इसको ऐसे लिखेंगे, ds इक्वल v dt, ठीक है। अब दोनों ओर क्या कर देंगे हम लोग? इंटीग्रेशन, जैसे पिछले में किए थे, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पे d के पावर क्या है? t। मतलब इंटीग्रेशन किस सापेक्ष करना है? टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इनिशियल टाइम जो है उसको मान लेते हैं, क्या मान ले बताओ? वहाँ पे इनिशियल टाइम क्या माने थे? यहाँ पे t1 0 लिखा भी अभी भी, तो यहाँ क्या मानेंगे? 0। और फाइनल टाइम क्या है? t2 वैल्यू क्या थी अभी? t। इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गया? 0, अपर लिमिट क्या हो गया? t। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना माने हैं? 0। और फाइनल कितना माने थे? s, ठीक है। तो 0 से s हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम बताए थे आपको इंटीग्रेशन ds का मान क्या होगा? s। तो यहाँ पे हो जाएगा s, और जो लिमिट है ये हो जाएगी 0 से t, 0 से s इक्वल। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि v इक्वल क्या होता है? v इक्वल u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे v प्लेस में क्या रख देंगे? u प्लस at। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 t u प्लस at इंटू क्या हो जाएगा? dt। यहाँ से अगर आप एक बार यस के स्थान देख रखो, ही रहेगा -0, तो 0 हो जाएगा, अर्थात यस इक्वल। अब सुनिए, यहाँ पे आप इस एक तरफ इंटीग्रेशन से एक तरफ dt से गुणा कर दीजिए अंदर। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से अपर लिमिट क्या है? t, और ये क्या हो जाएगा? u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt, ये हो गया। अब आगे देखिए, यस इक्वल हो जाएगा u dt। अब सुनिए यहाँ पे, अब u का मान तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि u कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल, मतलब t1 इज इक्वल 0। बहुत ही सूक्ष्म टाइम में वेलोसिटी ली गई है u, बहुत ही सूक्ष्म टाइम में। तो इतने में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, भले एक्सेलरेशन है, लेकिन इतने टाइम में, बहुत ही छोटे टाइम में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। इसलिए u जो है कांस्टेंट रहेगा, तो u को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन dt मान क्या होगा? t। तो ये हो गया t, और ये लिमिट लग जाएगा 0 से t प्लस a हो जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट a को कांस्टेंट माना गया है। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2। अगर आपको मैथ नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिए, t का इंटीग्रेशन t²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, इस तरह। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा? t। अब देखिए, यहाँ देखते हैं, तो यस इक्वल हो गया u, एक बार t का स्थान में t रखोगे, फिर 0, तो t बचेगा केवल, t हो गया ut, और ut प्लस, अब सुनिए 1/2 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 और a, और एक बार t प्लेस पे t रखोगे, फिर 0 0 0 में जब बचे क्या? t, अर्थात t²। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
कौन से मेथड से? अवकलन मेथड से। कौन से मेथड से? अवकलन या गणितीय मेथड से। ठीक, चलिए, तो ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब हम हेडिंग कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और बात करते हैं मेथड 1 की। किसकी? मेथड 1। अब सुनिए इसमें क्या होगा मेथड 1 में। चलिए, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो लिखिए वी नो दैट v इक्वल u प्लस at। ठीक, चलिए यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों और स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर की कर दीजिए स्क्वायरिंग। तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं फार्मूला। ठीक है, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। अब यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मैच क्या कर रहा है? 80 मैच कर रहा है, लेकिन हम कॉमन क्या लेंगे? 2a, क्योंकि 2a जब कॉमन ले लेंगे तो जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा s का मान। अभी दिखाते हैं, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? जो कॉमन लीजिए उसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2uat अपॉन 2a, और 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, a से कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। अब अंदर क्या रिमेनिंग है? देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम इसके प्लेस में क्या रख देंगे? s, क्योंकि हम जानते हैं s इक्वल क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके प्लेस पे क्या हो गया? इसके प्लेस पे s। ये हो गया हमारा क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड, इजी वाला। अब हम चलते हैं अवकलन के मेथड पे, इसको मिटा देते हैं और चलते हैं अवकलनीय विधि से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो हेडिंग कर लीजिए मेथड 2। मेथड 2, चलिए, तो हेडिंग कर लिए होंगे आप मेथड 2। वही बात, मान लो यहाँ पे एक सड़क है, एक व्यक्ति जा रहा है, वो जब पॉइंट ए पर था वहां से जा रहा है, तो पॉइंट ए पर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, और उसके बाद जब पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो कितनी हो गई? v। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, हो गया फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे जब वेलोसिटी u था, मतलब हमें जो कंक्लूजन निकालना है वो a और b के बीच का निकालना है, इसलिए हम शुरुआती टाइम को क्या मानेंगे? t1 को क्या मानेंगे? 0। शुरुआत यहाँ से की है, तो यहाँ से टाइम क्या रहेगा? 0। ठीक, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम कितना हो गया? t2 मान कितना हो गया? t। यहाँ पे शुरुआत किया था, डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? s। जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s। ठीक, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें हम तो कितना है? वही अपना पुराना वाला क्या? a। ठीक है, अब चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट a इक्वल क्या होता है? dv अपान dt, d वेक्टर v अपान dt। ठीक है, अब वेक्टर हटाना है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा a इक्वल, और यहाँ पे सुनिए एक बात और,
ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ वेक्टर हटा दीजिए, लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, वेक्टर। चलिए अब माड लगा दिए हो तो माड हटाओगे तो वेक्टर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपान dt। आगे देखिए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे ds से कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। अब ये ds और ये dt में मिल के बन जाएंगे वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं ds अपान dt इक्वल क्या होता है, v। ठीक, बचेगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा a इक्वल dv अपान ds इंटू क्या होगा, v। स्मॉल v रहेगा क्या, चलिए ठीक है, स्मॉल v कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a ds इक्वल v dv। अब दोनों क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। शुरुआती डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, और बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, और फाइनल कितनी हो गई, v। समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, अंदर बचा ds और इंटीग्रेशन ds का मान s। एक बार यहाँ पर रखोगे तो f, 0 रखो 0, तो ऐसे क्या, s इक्वल। अब सुनिए, जैसे इंटीग्रेशन x dx का मान क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, उसी तरह v dv का मान क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट के लिए हमारा आप इससे रिलेटेड एक वीडियो है, उसको देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। यूट्यूब पे टाइप करना है डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन बाय मैथ इफ्तार अनुज पांडे, तो तुरंत वीडियो आ जाएगा, और उसको आप देख करके तब यहाँ पे आए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। या तो याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन v dv का मान क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, v। अब यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन अगर हमें बायोलॉजी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा आगे चल करके, इसको मिटा देते हैं, as इक्वल, एक बार v प्लेस पे v, एक बार u, तो 1/2 बाहर कर ले रहे हैं, एक बार v रखेंगे, एक बार u, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन से मेथड से, अवकलनीय मेथड से। कौन से मेथड से, अवकलनीय, ध्यान रखिए, गणितीय भी कहते हैं इसको। तो इसको मिटा करके अब हम चलते हैं आगे, चलिए। और अब हम बात करेंगे किसी वाहन के द्वारा t समय में चली गई दूरी। क्या करेंगे, किसी वाहन के द्वारा tवें सेकंड में चली गई दूरी। कौन सेकंड में, tवें सेकंड में। तो हेडिंग कर लीजिए, किसी वाहन के द्वारा tवें सेकंड में चली गई दूरी। इसको मिटा दें, किसी वाहन के द्वारा tवें सेकंड में चली गई दूरी। किसी वाहन के द्वारा tवें सेकंड में, कौन सेकंड में, tवें सेकंड में चली गई दूरी। चली गई दूरी। चलिए, तो इसको आप हेडिंग कर लीजिए। और अब हम बताते हैं कि कोई भी वाहन tवें सेकंड में कितनी दूरी कवर करता है। चलिए, तो मान लेते हैं कि एक वाहन है। थोड़ा यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगा आपको नहीं लगेगा, हमें लगेगा। तो इसमें लिखा हुआ है, माना कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है तथा हमें वस्तु द्वारा tवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान रखिएगा,
वस्तु जो है नियत त्वरण से गतिमान है, मतलब त्वरण परिवर्तित नहीं, त्वरण में चेंज नहीं हो रहा है, और उस वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में, कौन सेकंड में, टीवें सेकंड में, मतलब किसी भी समय उस वस्तु की तरफ तय की गई दूरी का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, टीवें सेकंड में, टीवें सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इक्वल होता है टी सेकंड में तय की गई दूरी, टी सेकंड में तय की गई दूरी माइनस टी माइनस 1 सेकंड में, तय की गई दूरी। ये होता है फार्मूला, क्या, टी सेकंड में तय की गई दूरी माइनस टी माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी। टी सेकंड में जितना दूरी कवर करेगी उसमें से टी माइनस 1 सेकंड में जो दूरी कवर की उसको घटा दोगे तो टीवे सेकंड में तय की दूरी का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि टी सेकंड में तय की गई दूरी क्या होता है, यस इक्वल, ध्यान रखिएगा, टी सेकंड में तय की गई दूरी इक्वल क्या होता है, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, टी सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं एफ टी, ठीक। और अगर हमें टी माइनस 1 सेकेंड में दूरी ज्ञात करना है तब क्या हो जाएगा, यू टी प्लेस पे क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 प्लस हाफ ए, और टी प्लेस पे क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्या है, टी माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, लिख लीजिए आगे। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का मान इसमें रख देना है तो क्या हो जाएगा, यस टी यच, इसका मतलब टी सेकेंड में तय की गई दूरी इक्वल, सुनिए अब यहाँ पे टी सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसको लिखना है, ठीक है, चलो तो इसको लिखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा यू टी माइनस यू, और इसको विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, माइनस 2t, यहाँ पे a माइनस बी का लग गया फार्मूला, ये हो गया, ठीक। यस टी मतलब टी में सेकंड में तय की गई दूरी इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 80, ठीक। अब यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ टी टी एच इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस 80, ये हो गया। अब सुनिए, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यूटी से यूटी भी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा
ये दोनों, ये और ये। चलिए, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं STTH इक्वल U प्लस हाफ A। अब सुनिए, अगर देखा जाए तो इसमें दोनों में A कॉमन है, लेकिन हाफ को भी हम जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, या आपकी मर्जी, ना लीजिए, कब भी ठीक रहेगा। तो हाफ A कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या वहां पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ए हो गया कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ -1 बचेगा, तो -1 और वहाँ प्लस है, और हाफ कॉमन लिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2t। ठीक है, ये हो जाएगा STTH इक्वल U प्लस हाफ A इंटू 2t -1। ये हो गया टीवे सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला, व्यंजक। अगर आपको किसी वाहन के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा टीवे सेकंड में तय की गई दूरी का मान ज्ञात करना हो, तो खटाक से आप ये फार्मूला लगा दीजिए और फटाक से आपके सामने टीवे सेकंड में तय की गई दूरी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे, जिसकी हिंदी होती है आपेक्षिक वेग। तो इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग छाप लीजिए। चलिए, तो जल्दी छापिए, सब लोग छाप लिए। चलो ठीक, बहुत जल्दी आप लोग छापते हैं, तो अब इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हेडिंग करेंगे आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग। कि तेरे संगी यारा, हेडिंग कर लीजिए आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी हिंदी क्या होगी, आपेक्षिक वेग। चलिए, अब सुनिए आपेक्षिक वेग क्या होता है। चलिए, मान लीजिए 2 वाहन है। कितने वाहन हैं, 2 वाहन। एक ये है, जैसा कि पहले हम बताए आपको कि हमें फिगर बनाना नहीं आता है, और बना के भी क्या करेंगे, आएगा, प्रयास करेंगे, क्यों नहीं आएगा, लेकिन फिगर बनाएंगे टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा काम चलाओ बना लेते हैं। तो एक वाहन ये है, और एक वाहन और ले लेते हैं, मान लो दूसरी सड़क पर है वो, इस पे, यहाँ पे ये, तो ये एक वाहन ये है। अब जो है ये इधर आ रहा है और ये वाहन इधर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है, v1, और इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v2। इस वाहन का नाम एक रख देते हैं, इस वाहन का मान दुक्के 2 रख देते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है अगर इनका आपेक्षिक वेग निकालना हो, दोनों वाहन का आपको आपेक्षिक वेग निकालना हो, ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत न्यूमेरिकल हैं, और एनसीईआरटी में इसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं इस तरह के आपेक्षिक वेग पर। वहां पे वेग का मान आपको आपेक्षिक वेग रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर इनमें से आपको इनका आपेक्षिक वेग निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपेक्षिक वेग इक्वल, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस के निगेटिव में। तो अगर दोनों वाहन के, दोनों वस्तु का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, वेग का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो आपेक्षिक वेग जो होता है वो दोनों वेगों को जोड़ करके प्राप्त होता है, अर्थात v1 प्लस क्या हो जाएगा, v2, ये हो जाएगा। कब, जब दोनों
वस्तु के वेग की दिशा ऐसी हो विपरीत हो। जब दोनों वस्तु के वेग की दिशा विपरीत हो तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, और सुनिए, अब मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला भी, इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार फिगर बना लीजिए। ठीक है, आप दूसरे फिगर में चलते हैं। हम तो मिटा दिए, आप तो मिटा पाओगे नहीं क्योंकि आप लोग पेन से लिख रहे हैं, इसलिए कहते हैं पेंसिल से लिखिए, बार मिटाइए। चल शायद छोटे बच्चे थोड़ी हैं, बड़े हो गए, हाँ पेंसिल लिखेंगे। चलिए, तो ये वाहन है। अब ये V1 वेलोसिटी से, ये भी किस वेलोसिटी से है, V2 वेलोसिटी से। इस वाहन का नाम है दुक्के। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के वेग का डायरेक्शन सेम है। तब इनके लिए आपेक्षिक वेग का फार्मूला क्या होगा, इनके लिए आपेक्षिक वेग का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों V2 माइनस V1। यहाँ ध्यान रखिए, वेग का परिमाण दिया गया है, अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर लगने पर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड लिखिए, नहीं प्रॉब्लम फंस जाएंगे, थोड़ा कठिन पड़ेगा समझने में। और क्या, तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल V2 माइनस V1 हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे हम वेक्टर भी दिखा रहे हैं, कहीं पे भी दिखा रहे हैं। जहाँ पे वेग को V से दिखा रहे हैं वहां पे वेग का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, परिमाण। और जहाँ पे वेक्टर भी दिखा रहे हैं वहां पे वेग का मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, विद डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये फार्मूला कब लगेगा भैया, ये फार्मूला लगेगा जब दोनों वस्तु के वेग की दिशा समान हो। कैसी हो, समान हो। ठीक है, तो ये हो गया अपेक्षिक वेग। बहुत ही सरल था, बहुत ही सुगम था। और अब हम चलते हैं अवरोधन दूरी पे, जिसकी इंग्लिश होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसको मिटा दे रहे हैं और अब चलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस पर। तो हेडिंग कर लीजिए आप लोग, प्यारी सी हेडिंग करिएगा, क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। हेडिंग कर लेंगे सब लोग, स्टॉपिंग डिस्टेंस। डबल पी है कि पी होगा, जो भी आप देख लीजिएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस, इंग्लिश मेरी बहुत कमजोर है भाई। स्टॉपिंग डिस्टेंस की हिंदी क्या होगी, अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी। अब पहले लिख दे रहे हैं इसकी डिफिनेशन। ठीक है, किसी वाहन द्वारा, ठीक है चलो, किसी गतिमान वाहन द्वारा ब्रेक लगाने के क्षण तथा रुकने से पहले तय की गई दूरी अवरोधन दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी, अवरोधन दूरी कहलाती है।
अवरोधन दूरी कहलाती है। चलिए समझिए। अब समझिए, मान लो यहाँ पे एक सड़क है खूबसूरत सी, यहाँ पे कार बनाए क्या आपकी बार? चलो कार बनाए, ट्राई करते हैं। थोड़ा सा बनता नहीं मुझसे, बहुत गंदा हूँ। चलिए शायद बन जाए। चलिए काम चलाओ, कार बन गई है। यहाँ पे 2 लाइट है, एक लाइट ये लाइट, ठीक है। तब ये कार है और ये जा रही है, यहाँ पे एक ये लगा देते हैं, ठीक है। ये कार है और ये जो है ये गतिमान है, मतलब v वेग से गतिमान है, ऐसा समझिए, ठीक है। गतिमान है समझिए बस। तो ये जो कार है ये गतिमान है, इधर जा रही है इस साइड में। अब क्या हुआ, आगे कोई आ गया। कौन आ गया समझिएगा, ध्यान रखिएगा, कौन आ गया। अब उसने हाथ दिया, तो ये स्टाइल में क्या किया, ब्रेक मारा, उसके बाद गाड़ी करके आगे जाकर क्या कर गई, रुक गई। क्या हुई, रुक गई। अब मान लीजिए ये वाहन जो है यहाँ से ब्रेक मारना शुरू किया। अब इसकी जो गाड़ी थी वो यहाँ पे रुकी, क्योंकि अगर ब्रेक मारेगा तो उधर पे थोड़ी रुकेगी, अगर पे रुक भी जाएगी तो वाहन पलट जाएगा, ठीक है। सारी स्टाइल खत्म हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तब सुनिए, यहाँ से जब वो ब्रेक मारना शुरू किया और जब रुकी गाड़ी, तब यहाँ से लेकर यहाँ से तक जो डिस्टेंस वाहन ने कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट वाहन ने कवर किया, उसे क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी। जो डिस्टेंस वाहन ने कवर किया उसे क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी। वही लिखा, किसी गतिमान वाहन द्वारा ब्रेक लगाने के क्षण तथा रुकने से पहले तय की गई दूरी अवरोधन दूरी कहलाती है। ब्रेक लगाने के मतलब यहाँ से रुकने से पहले, यहाँ रुकी तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कवर करेगी वाहन, वही क्या है, अवरोधन दूरी। अब सुनिए, यहाँ पे जो वेग था वाहन को, उसको हम मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं, u। और यहाँ पे जो वेग था वो क्या हो गया, v, जिसका मान क्या है, 0। और जो दूरी कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि रास्ता सीधा ही है एकदम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। और टाइम कितना लगा, t। और टाइम की बात नहीं करते, चलिए। इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। तो यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मानेंगे एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं वो a। तब फार्मूला क्या लगेगा इसका अवरोधन दूरी निकालने के लिए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के तृतीय समीकरण से हम इसकी अवरोधन दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a। अब सुनिए, v का मान तो 0 है, ये हो गया 0, u स्क्वायर प्लस 2a। s का मान निकालना है तो इक्वल क्या होगा, माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। माइनस क्यों लगा, क्योंकि a का जो मान है a वो निगेटिव, क्योंकि गाड़ी रुक रही ना। अगर गाड़ी का वेग बढ़ रहा होता तो यहाँ पे s का मान पॉजिटिव होता, और गाड़ी का वेग घट रहा है ना, इसलिए s का मान निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। अर्थात s इक्वल u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। और अब हम बात करते हैं